बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो हमारे यूनिट 4 है उसका न्यू टॉपिक। और वो क्या है बेटा, आपने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है बेटा। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड 100% नहीं होता है, इसमें कुछ पार्शियली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक कौन से, कोवेलेंट किसमें बेटा, आयनिक में भी, एंड बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, वो कैसे बेटा। मैंने आपको कहा था कि कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर बेटा सेम एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। बट हमने देखा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि HCl, इसमें दोनों में अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाता है बेटा, पार्शियली पॉजिटिव। तो था ये कोवेलेंट कंपाउंड, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड था, बट बेटा इसमें आयंस जनरेट हो गए, दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टरिस्टिक जनरेट हो जाते हैं। वो कब होते हैं, जब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर होता है किसी भी टू एटम के बीच में, कौन से टू, बॉन्डेड टू एटम के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, तो उनमें क्या होता है बेटा, हमने कहा था कि आपने पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या बॉन्ड पढ़ा था ना, सेम एज इट इज। ये क्या है, पोलर जनरेट, पोल्स जनरेट हो गए हैं, तो ये क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, और यहाँ पर आयंस जनरेट हो जाएंगे, इसीलिए आयनिक कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमें शो हो रहे हैं। तो कब हुआ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है टू बॉन्डेड एटम्स के बीच में, तब क्या होगा बेटा, आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 100% नहीं होता है, उसमें कुछ पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, किसके बेटा, आयोनिक के। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है, जैसे हमने कहा कि ये हमारा A है और हमारा ये क्या है बेटा, B, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ना कुछ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बेटा काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो X दिख रहा है उसको हम काई बोलते हैं। ठीक है, ये काई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट या एटम A। ठीक है, एटम A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, काई A, एंड एटम B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, काई B। अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, काई A माइनस काई B का अगर इक्वल आता है 1.9 वैल्यू के, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या है बेटा, 50% आयोनिक भी है एंड 50% आपके पास कैसा होगा, कोवेलेंट भी होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक भी है और कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। ये कैसे निकालते हैं अभी हम देखेंगे भी। एंड बेटा काई A माइनस काई B, मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर 1.9 से क्या है, ज्यादा आ जाए, ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आयोनिक कैरेक्टर शो करेगा, ये ध्यान रखना है। तब आप उसको कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, और अगर बेटा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर लेस देन 1.9 आता है, मतलब 1.9 से लेस वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये कैसा शो करेगा, नेचर या कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है।
क्या कि जो काई और काई बी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी का डिफरेंस अगर इक्वल आएगा कौन सी वैल्यू के 1.9 के, तो इसका मतलब उसमें 50% आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक है एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। बट अगर ग्रेटर देन 1.9 आता है तो आयोनिक कैरेक्टर होगा और अगर लेस देन 1.9 आता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर हम कहें आयोनिक परसेंटेज, परसेंटेज दिख रही है ना आपको, तो आयोनिक परसेंटेज को निकालने के लिए 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक अलग अलग फॉर्मूला दिया था। उनके बेस पे बेटा हम आयोनिक परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, कि कोवेलेंट जो कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड से जिसमें प्रेजेंट होता है उसी को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो उनके अंदर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक कितने प्रेजेंट है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेशन देखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या कि जो आयोनिक परसेंटेज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको मिलेगी, फॉर्मूला मिलेगा उसमें पुट करना है एंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक निकालनी। ठीक है, तो आपको अगर कैलकुलेट करना हो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो ये निकालने के लिए बेटा जो पाउलिन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था और वो दिया था बेटा 18 XA माइनस x नहीं होता है, यहाँ पर काई है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, पावर 1.4। आपके पास इसकी वैल्यू भी मिलेगी, इसकी वैल्यू भी मिलेगी। सपोज कि आपको दिया हुआ है कि कोई भी 2 एटम्स है A एंड B, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 दे दी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की 4 दे दी। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे हैने, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो ये वाला फॉर्मूला है उन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया था। क्या, 16 काई A माइनस काई B मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B प्लस 3.5 काई A माइनस काई B एंड पावर 2। ठीक है, या स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू आपको पुट करनी है, फिर इसमें निकालना है। तो क्वेश्चन में बेटा आपके पास ये आएगा कि आपको पाउलिन मेथड यूज करना है, ये हैने मेथड यूज करना है। ठीक है, इनके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और इनमें ये वैल्यूज आपको मिलेगी और इन वैल्यूज को आपको पुट करना है और आयोनिक परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा पार्शियली आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर, कोवेलेंट के अंदर। वो क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब 2 बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आता है तब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। अगर किसी भी 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 के इक्वल आता है तो बेटा इसका मतलब उसमें 50% आयोनिक कैरेक्टर है एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर है। अगर बेटा दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.5 आता है तो इसका मतलब उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो वो आयोनिक ही माना जाएगा। और अगर 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.9 आता है तो इसका मतलब वो कैसा नेचर शो कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ठीक है, एंड उसमें बेटा अगर आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालनी हो तो हम ये 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। ये पाउलिन ने दिया था और ये हैने ने दिया था। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये बेटा आपके बीएससी लेवल के अंदर आएगा ज्यादा, अभी बहुत ही कम या रेयरली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, अभी हमने देखा आयोनिक कैरेक्टर किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। अब हम बेटा आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आपके पास ये चेंज हो रहा है, बस यहाँ
आयोनिक आ जाएगा और यहाँ कोवेलेंट आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं पार्शियली कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। और बेटा इसको एक्सप्लेन किया था फेजान साइंटिस्ट ने, और उसके नेम पे ही बेटा आता है फेजान रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये किसने एक्सप्लेन किया था? फेजान ने। और इनके ही नेम पे एक रूल आता है फेजान रूल, वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो फेजान ने ये कहा था कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? देखो बेटा, आपको पता है कि ये होता है कैटायन। ठीक है, ये कैटायन है, मैंने ये कहा कि ये है कैटायन। एंड एक आपके पास क्या है? एनायन। ठीक है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड किनके बीच में बनता है? कैटायन एंड एनायन के। तो बेटा यहाँ पर सेकेंड मैंने मान लिया ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? एनायन। तो क्या होता है कि कैटायन का जो प्लस चार्ज है वो ज्यादा है। प्लस चार्ज ज्यादा का मतलब कैटायन कब बना? जब इसने इलेक्ट्रॉन को यूज कर दिया, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन क्या है बेटा? ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन क्या करता है? जो ये एनायन है इसमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, अट्रैक्शन करेगा। किसमें? कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही बेटा अट्रैक्शन होगा तो देखो कैटायन तो था आपका ये वाला स्फेरिकल, बट एनायन का ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साइड आएगा तो बेटा जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ आ जाएगा एंड प्रोटॉन आपके पास बैक साइड रहेगा। ठीक है, तो देखो शेप क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो हम ये कहते हैं कि कैटायन एनायन को क्या करता है? अपने साइड अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस इफेक्ट को बेटा हम बोलते हैं पॉलराइजेशन। ध्यान रखना है कि पॉलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, कैटायन क्या कर रहा है बेटा? कैटायन अट्रैक्ट द एनायन टूवर्ड्स इटसेल्फ and their structure या shape is destroyed. This effect is called polarization. Clear? अब बेटा देखो कैटायन की जो पावर है किसको? एनायन को अट्रैक्ट करने की, उस पावर को हम क्या बोलेंगे? पॉलराइजेशन पावर। ठीक है, और बेटा देखो ये एनायन जो है इसमें भी एक पावर है किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की? टू गेट अट्रैक्ट कैटायन। तो बेटा यहाँ पर इसको हम इसकी पावर को क्या बोलेंगे? पॉलराइजेबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना पॉलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। एंड पॉलराइजेशन पावर किसकी होती है? कैटायन की। कैटायन की वो पावर जो एनायन को अट्रैक्ट करती है वो क्या होती है? पॉलराइजेशन पावर। एंड एनायन की वो एबिलिटी जो कैटायन से क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द कैटायन, उसको आप क्या बोलोगे? पॉलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो बेटा देखो जितनी ज्यादा पॉलराइजेशन होता है वो उतनी ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। ये क्या होता है? फेजान रूल। फेजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पॉलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, कोवेलेंट जो कैरेक्टर हैं वो भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक है, समझ आया? पॉलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। ये क्या है? फेजान रूल।
देखो कैसे हुआ पोलराइजेशन ज्यादा का मतलब कैटायन फास्टली किसको अट्रैक्ट कर रहा है, एनायन को। जैसे ही अट्रैक्शन होगी बेटा बॉन्डिंग होगी इनमें, और बॉन्डिंग हो गई तो बेटा बहुत सिंपल है, ये कैटायन इस एनायन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो इनका चार्ज दोनों का एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया, आयंस जो थे उनमें प्रेजेंट वो कैसे होंगे, न्यूट्रल हो गए, तो वो कैसा शो करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर है? तो बेटा इसमें इस कोवेलेंट कैरेक्टर को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होंगे वो आपको वन बाय वन डिस्कस करना है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि पॉलराइजेशन क्या होता है कि कैटायन जो है वो एनायन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉलराइजेशन, जिसमें एनायन की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और बेटा जो कैटायन की पावर होती है एनायन को अट्रैक्ट करने की उसको हम पॉलराइजेशन पावर बोलेंगे। एंड जो एनायन की एबिलिटी होती है कैटायन से अट्रैक्ट होने की उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलराइजेबिलिटी। एंड पॉलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, पॉलराइजेशन ज्यादा का मतलब अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उनका चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो पॉलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा इंक्रीज होते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटा फेजान रूल। अब इसमें कुछ फैक्टर है कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करने वाले, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल से बेटा इसके बेस पे जो कंसेप्शनल क्वेश्चन है वो बन के आते हैं और इजी है अगर थोड़ा सा समझ लोगे तो। ठीक है, तो बेटा मैं फैक्टर्स डिस्कस करूंगी आपके पास। फैक्टर्स मतलब किसको अफेक्ट कर रहे हैं, जो कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में ध्यान रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो बेटा फैक्टर्स में पहले आपके पास डिस्कस करूंगी साइज। फर्स्ट हम साइज डिस्कस करेंगे और इसमें बेटा कैटायन का भी साइज देखेंगे और एनायन का भी साइज देखेंगे। ठीक है, देखो कैटायन का साइज होना चाहिए बेटा स्मॉल एंड एनायन का साइज होना चाहिए लार्ज। तो पोलराइजेशन क्या होगा बेटा, हाई। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। एक छोटा सा पॉइंट है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। कैटायन स्मॉल होना चाहिए और एनायन लार्ज होना चाहिए। अगर ये अपोजिट है तो पोलराइजेशन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उसके डिक्रीज हो जाएंगे। कैसे, देखो स्मॉल साइज का मतलब है ये है न्यूक्लियस और ये है यहाँ पर इसकी शेल, ये है कैटायन बेटा। ठीक है, साइज इसका स्मॉल का मतलब कि यहाँ पर इसके जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है एनायन पर वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सेल क्या है, कम है। इसी वजह से ये न्यूक्लियस एनायन को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, साइज स्मॉल। तो यहाँ पर एनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो अगर सपोज करो इसका साइज छोटा होता तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बेटा इस न्यूक्लियस से क्या होते, अट्रैक्टेड होते। तो क्या ये कैटायन इसको अट्रैक्ट कर पाता, नहीं कर पाता, पॉसिबिलिटी कम होती। तो एनायन का साइज इतना लार्ज होता है, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस से कम होल्ड होते हैं, ये हम कहें लूजली होल्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस इसको इजीली अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, इसीलिए कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए और एनायन का लार्ज। जितना एनायन का लार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा इस न्यूक्लियस से और ये न्यूक्लियस इसको क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर बेटा ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा तो बॉन्डिंग ही नहीं होगी, और बॉन्डिंग नहीं होगी तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, ना आयोनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो देखो कैटायन का साइज होना चाहिए स्मॉल, एनायन का लार्ज, तभी क्या होगा बेटा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे एक एग्जांपल है आपके पास लिथियम क्लोराइड और एक है आपके पास पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, आप देखो इसमें एनायन तो क्या है सेम, कैटायन क्या है डिफरेंट। अब कैटायन का साइज देखो, एक है आपके पास लिथियम पॉजिटिव और एक है पोटेशियम पॉजिटिव।
आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 एंड पोटेशियम का कितना होता है 19। आपको अच्छे से पता है किसका साइज ज्यादा है, पोटेशियम का ज्यादा साइज बड़ा है, लिथियम का क्या है कम। तो आपसे अगर पूछे LiCl एंड KCl में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसके ज्यादा होंगे, तो बेटा जिसका साइज स्मॉल होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। तो हम ये कहेंगे LiCl इज मोर कोवेलेंट देन KCl। क्लियर है ये चीज बेटा। ये कंसेप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिसमें एनायन अगर सेम है और कैटायन का साइज क्या है डिफरेंट है, तो आपको साइज देख के ये देखना है स्मॉल किसका है, उसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हो। क्लियर। आप देखो एनायन का साइज देखते हैं कि अगर कैटायन सेम हो और एनायन डिफरेंट हो तब इस केस में देखो HCl, HF, HBr एंड HL ये हम देखते हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। इनका साइज देखना है। तो हमें पता है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो सबसे स्मॉल, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का सबसे क्या होता है लार्ज होता है। तो बेटा आपको क्या देखना है, देखो एनायन कैटायन तो सेम है, एनायन क्या है डिफरेंट। एनायन का साइज जितना लार्ज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो किसमें होगा बेटा HI के अंदर, इसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। फिर आपको एरो लगाना है। ठीक है। आपको यहाँ देखना है कि साइज एनायन का, अगर बेटा कैटायन सेम है तो आप एनायन का देखोगे साइज, और अगर एनायन सेम है तो कैटायन का साइज देखोगे। क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है साइज। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है बेटा चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। ठीक है। तो सेकेंड में डिस्कस कर रही हूँ चार्ज। चार्ज बेटा चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों का चार्ज कैसा होना चाहिए लार्ज। ठीक है, लार्ज होना चाहिए। किसका, कैटायन का भी और एनायन का भी। देखो कैटायन का साइज जितना ज्यादा, हम ये कह रहे सॉरी चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा स्मॉल होता हुआ चला जाता है। ठीक है। एंड एनायन क्यों होता है हमें पता है ना कि लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो थे वो जा रहे हैं, सेल कम होती जा रही है, सेल कम होगी तो साइज क्या होगा स्मॉल होता हुआ चला जाएगा। अगर बेटा एनायन की बात करें तो एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा लार्ज होता हुआ चला गया, मतलब उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो साइज इंक्रीज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो अगर इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है क्या, एक है आपके पास NaCl, एक आता है MgCl2, एक आता है AlCl3। अगर आपसे ये पूछते हैं तो इसमें तो एनायन सेम है, आप कैटायन का चार्ज देखोगे, कैटायन का चार्ज अलग अलग है इनमें। देखो इसमें क्या है Na पॉजिटिव, इसमें Mg2 पॉजिटिव और AlCl3 में Al+3 है। देखो कैटायन का साइज और चार्ज दोनों देखो, साइज इसका स्मॉल है और चार्ज इसका हाई है। जितना चार्ज हाई होगा तो इसमें अगर आपको बताना हो कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है तो किसमें ज्यादा है बेटा AlCl3 के अंदर। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। ठीक है। चार्ज जितना ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसमें चार्ज ज्यादा है इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, सबसे हाई है। ठीक है। एंड थर्ड बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो साइज एंड चार्ज दोनों ही चीजें सेम आ जाएं, दो आपको कंपाउंड दे दिया, तब आपको थर्ड पॉइंट लेना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अगर साइज भी सेम हो दोनों का, दोनों में चार्ज भी सेम हो, टू कंपाउंड्स दे दिया आपको,
दोनों में साइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो उस केस में आप क्या देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया NaCl का एंड क्यूप्रस क्लोराइड, इसमें बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ये क्यूप्रस क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड नहीं है। तो देखो बेटा NaCl, इसमें देखो Na पर है पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, इसमें कॉपर पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। दोनों में जो एनायन है वो सेम है, कैटायन पर चार्ज सेम है और बेटा इनका साइज भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो अब इस केस में आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या आता है 281, और जब बेटा इसका देखोगे कॉपर का तो ये आएगा 28181। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब लास्ट इसमें क्या बचेगा 8 और इसमें क्या बचेगा 18। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देखोगे जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में या वैलेंस सेल में हाईएस्ट होते हैं आफ्टर द यूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाईएस्ट होते हैं, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी हाई होते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है किसमें हाई है, सोडियम में कितना बचेगा 8 और इसमें कितना बचेगा 18। जब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में 28 बचेगा, यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव क्या आएगा 28 18। तो बेटा यहाँ 18 बचे हैं, यहाँ 80 बचे हैं। तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे आफ्टर द यूज इलेक्ट्रॉन, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आपसे अगर पूछते हैं इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो क्यूप्रस क्लोराइड का ज्यादा होता है। क्लियर है, तो ये था पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, डाइपोल मूवमेंट। बहुत इजी है और बहुत फटाफट हम सॉल्व करते हैं। इसमें एप्लीकेशंस ध्यान रखनी है, उनके बेसिस पे बेटा कंसेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे कंसेप्शनल क्वेश्चंस के भी डाइपोल मोमेंट को लेके। क्लियर, तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेटा होता क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगी वो होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है, देन उसके बाद हम ये कहते हैं क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, दिस वन, किसी भी एटम के ऊपर लगाते हैं तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी जो 2 एटम्स हैं जिन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, 2 एटम्स हैं, तो हम एक किसमें चेंज हो गए, आयंस में, इनके बीच की बॉन्डिंग भी है। ठीक है, तो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच भी क्या है, डिस्टेंस भी प्रेजेंट है। तो हम ये कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द आयन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम, उसी को आप क्या बोलोगे, डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट को बेटा हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज होता है बेटा Q एंड डिस्टेंस होती है D, इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट। क्लियर, तो इसकी बेटा जो यूनिट होती है वो होती है डीबे, ये यूनिट है, ध्यान रखना है। अब हमें बस इतना देखना है कि ये डाइपोल जो मूवमेंट होता है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, कंपाउंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस किस में ये हेल्प करता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड को लेके, तो वो हमें एप्लीकेशंस देखनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑन आयन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इसकी यूनिट डीबे होती है। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है, देखो 1 बाय 1 एप्लीकेशंस बेटा इसकी इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे कंसेप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन, मतलब ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है बेटा इन प्रिडिक्शन ऑफ पोलैरिटी, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है वो डाइपोल मूवमेंट से हम बता सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो डाइपोल मूवमेंट अगर किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का जीरो होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब देखो बहुत सिंपल है, आपके पास दो वैल्यू है, एक तो जीरो है, एक इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, सम वैल्यू, ठीक है। दो चीजें आपके पास आएगी। अब जीरो का मतलब क्या होगा, सम वैल्यू का मतलब क्या होगा। देखो अगर बेटा कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने HCl ले लिया, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा मतलब ये क्या करेगा, जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये हमने दिखाना है डाइपोल मूवमेंट का सिंबल। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, किधर हो रहा है बेटा, क्लोरीन के साइड अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आपके पास ये आता है ClCl, तो इसमें बेटा आप बता सकते हो क्या कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो इसमें हम बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, एंड ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर बेटा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आती है, इसका मतलब उसकी जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। बट अगर उसकी कुछ वैल्यू आती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, एंड यहाँ पर वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर जीरो आई तो वो नॉन पोलर होगा, और अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है तो वो क्या होता है, पोलर होता है। सेकेंड प्रिडिक्शन देखो क्या है, बहुत सिंपल सा है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर सिमेट्री ऑफ द, इन प्रिडिक्शन ऑफ सिमेट्री या फिर बेटा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सिमेट्री या शेप कैसे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर बेटा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट की सम वैल्यू आती है तो बेटा इसका मतलब वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल होता है। ये ध्यान रखना है। वो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें है, ऑक्सीजन में, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। देखो हम डायरेक्शन कहाँ दिखाएंगे, इस साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साइड में। इसमें बेटा इस ऑक्सीजन के साइड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको वेक्टर लिखना, वेक्टर शो करना, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट को शो करना, ये इसका इंडिविजुअल है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल है। अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, अपोजिट डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल का, और अपोजिट एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। कैंसिल कर दिया तो डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका जीरो है, और एंड इसमें क्या होगी बेटा, सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जो लीनियर शेप आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिमेट्री होगी एंड ये लीनियर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया आपको OH2O, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसके पास क्या होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब इस केस में अगर हम देखें, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या है बेटा, ज्यादा, तो वेक्टर आपको लगाना है ऑक्सीजन की डायरेक्शन में। यहाँ भी कहाँ लगेगा बेटा, ऑक्सीजन की डायरेक्शन में। अगर हम इंडिविजुअल डाइपोल की बात करें तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट थोड़ी ना बेटा, अपर साइड ही है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, बट ये किस फॉर्म के अंदर होगा, अनसिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर होगा, एंड इसकी लीनियर शेप नहीं होगी, बैंड शेप, ठीक है।
तो बेटा इसमें आपको सिमेट्री बतानी है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 आया तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री है, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो उसमें सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स वो अनसिमेट्रिकल होगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस और ट्रांस आपने सुना होगा बेटा। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है इन प्रिडिक्शन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस फॉर्म क्या होती है, ट्रांस फॉर्म क्या होती है। आइसोमर्स आपको पता है क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब उसमें भी सिस और ट्रांस फॉर्म क्या होती है बेटा, सिस फॉर्म वो होती है जिसमें टू सेम एलिमेंट एक ही प्लेन के अंदर है। जैसे मैंने कहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है और इनके साथ में एक लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, एक हाइड्रोजन और इधर भी क्या है बेटा, क्लोरीन। तो अगर हम देखें सेम एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हमने सपोज ये किया कि यहाँ पर हमने प्लेन पास आउट किया, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, अबो द प्लेन, और नीचे वाला क्या हो गया, बिलो द प्लेन। तो सेम एलिमेंट्स जो हैं, क्लोरीन क्लोरीन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये दोनों कहाँ है बेटा, बिलो द प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर है, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। तो ये क्या हो गया हमारा सिस आइसोमर। ट्रांस क्या होता है बेटा, ट्रांस होता है अगर जो टू सेम एलिमेंट्स थे उनमें क्या हो जाए, प्लेन चेंज हो जाए उनका, एक कहाँ हो, अबो द प्लेन और दूसरा क्या है, बिलो द प्लेन, चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, प्लेन पास आउट करो, देखो क्लोरीन एक ऊपर है एक नीचे, प्लेन क्या हो गया चेंज, तो ये क्या हो गया ट्रांस। अब देखो इस केस में क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना बेटा। कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम बात करें तो हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो कर दी। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सेम एज इट इज यहाँ। तो अगर हम ये देखें कि ये कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड, यहाँ भी नीचे की साइड जा रहा है। अगर इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो सारे कहाँ जा रहे हैं, बिलो साइड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सेम डायरेक्शन में है तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, सम वैल्यू इसकी कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछते कि ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस आइसोमर में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है, देखो इसकी डायरेक्शन होगी अपर साइड, इसकी कहाँ होगी बेटा, लोअर साइड। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, सेम एज इट इज। यहाँ पर लोअर साइड और यहाँ अपर साइड, ये भी एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, कैंसिल आउट। तो बेटा यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट क्या है, जीरो। तो कहने का मतलब ये, अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है तो वो आइसोमर कौन सा होगा, ट्रांस आइसोमर। अगर डाइपोल मूवमेंट की सम वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो कैसा आइसोमर है, सिस आइसोमर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। म्यू की वैल्यू, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बहुत कुछ प्रेडिक्ट करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और जो मैंने आपको सिमेट्रिकल बताई है इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन के आते हैं, ठीक है। तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि जो ये डाइपोल मूवमेंट की एप्लीकेशंस है वो कैसे कैसे हमें शो होंगी, कैसे कैसे हमारी हेल्प करेगी मॉलिक्यूल की शेप स्ट्रक्चर बताने में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में बता रही हूँ बेटा, डाइपोल मूवमेंट जो है वो और किसमें हेल्प करता है, ये क्लियर है 3 पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम। प्रिडिक्शन इन परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, जो हम पहले देख चुके हैं ना, लेकिन बेटा यह डाइपोल मूवमेंट के बेस पे भी हम किसी भी
कोवेलेंट कंपाउंड के आयोनिक परसेंटेज निकाल सकते हैं कि उसमें कितना आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालेंगे यहाँ पर म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। देखो बेटा, जो ये ऑब्जर्व वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, एक डाइपोल मोमेंट की मिलेगी, दूसरी हमें निकालनी है। कैलकुलेटेड मतलब हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें पता है, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस मिलेगी एंड बेटा जो चार्ज होता है टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच का, वो बेटा सेम होता है सभी के लिए, और वो वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10 की पावर -10। ये ध्यान रखना है बेटा, ये वैल्यू फिक्स है, आपको याद रखना है। तो बेटा इसकी वजह से हम डाइपोल मोमेंट की वजह से किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक की परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना उसमें आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था बेटा क्या, एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। कल बेटा इससे रिलेटेड हम कुछ कंसेप्शनल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो कल हम मिलते हैं बेटा अगेन डाइपोल मोमेंट के साथ। ओके, टेक केयर।